गुरमीत राम रहीम का मामला आज बहुत चर्चा में है। ये सिरसा में एक डेरा सच्चा सौदा के गुरु कहलाते हैं। अजीब अजीब ड्रेस पहनते हैं। इन्होंने अपने नाम पर एक फिल्म भी बनाई, अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं। मोटरसाइकिल वगैरह, बड़ी फ्लैशी मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं। इनका बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ पर सिरसा में, जिसमें कि कहते हैं कि गुफाएं हैं और उन गुफा और उस आश्रम में कम से कम 50 बंदूकधारी लोग रहते हैं जो इनके सिक्योरिटी गार्ड कहे जाते हैं। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। 2002 में एक मामला सामने आया जबकि 2 साध्वियों ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी, जिसमें ये लिखा कि हम लोगों को यहाँ पर रखा जाता है, पूरा कैदी बनाकर रखा जाता है। हम लोग अपने स्वेच्छता से आए थे, लेकिन उसके बाद हमको कैदी बनाकर रखा गया और अलग अलग दिन ये राम रहीम अलग अलग लोगों, अलग अलग लड़कियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और हमें भी बुलाया गया और वहाँ पर पिस्तौल रखकर वो टीवी पर एक अश्लील फिल्म देख रहे थे और मुझे ज़बरदस्ती धमका के रेप किया गया। जब ये चिट्ठी प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के पास आई तो पहले तो उसको दबाने की कोशिश करी गई। उसके बाद एक बहुत ही साहसी जर्नलिस्ट थे वहाँ के लोकल, जो कि एक पूरा सच नाम का अखबार चलाते थे, उन्होंने अपने अखबार में ये चिट्ठी छाप दी और उस अखबार में चिट्ठी छापने के कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही इस एक साध्वी के भाई ने आकर गुरमीत राम रहीम को कन्फ्रंट किया, उसके भाई की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ उस समय चौटाला सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बरकरार रखा। सीबीआई के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया। अलग अलग सरकारों ने, बिजनेसमैन ने, सीबीआई के आला अफसरों ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर दबाव डाला कि इसको रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन कुछ एक बहुत ही साहसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जिनको कि हाई कोर्ट का सपोर्ट मिल रहा था। हाई कोर्ट में कुछ अच्छे वकील इन साध्वियों के लिए खड़े हो गए, जिसकी वजह से ये मामला और जो दोनों मर्डर हुए, एक साध्वी के भाई का और रामचंद्र छत्रपति जो पूरा सच के संपादक थे उनका, ये मामला भी सीबीआई के पास गया। आखिर में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी तीनों मामलों में और ये 10 साल के बाद ये ट्रायल को हर तरह से डिले करने की कोशिश इन्होंने करी। आखिर में ट्रायल ख़त्म हुआ और एक डेट तय करी गई जिस दिन इसका फैसला सुनाया जाएगा, 25 तारीख को, अगस्त को। ये फैसला पंचकुला में, जहाँ सीबीआई के जज बैठते थे, वहाँ सुनाया जाना था। वहाँ पर 25 तारीख से 5 दिन पहले से बहुत धीरे धीरे करके बहुत बड़ी भीड़ वहाँ डेरा सच्चा सौदा के कुछ गुंडे और उनके साथ कुछ उनके अंधभक्त, उनकी भीड़ वहाँ इकट्ठा होने लगी। ये बार बार खबर अखबारों में आने लगी कि भाई इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, हिंसा होने की शंका है अगर फैसला राम रहीम के खिलाफ गया।
लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने ये भीड़ इकट्ठा होने दी। बीच में बोला कि हमने धारा 144 लगा दी है, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं किया, और दसियों हजार लोग वहां पंचकुला में इकट्ठा हो गए। उधर पंजाब की सरकार ने तो कुछ ठोस कदम उठाए कि जहां पर ये डेरा सच्चा सौदा के लोगों का प्रभाव है पंजाब में, वहां पर कोई भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, धारा 144 लगाई जाए वगैरह वगैरह। 25 तारीख को ये फैसला सुनाया गया सीबीआई अदालत में। उस दिन राम रहीम 200 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय लेकर सिरसा से पंचकुला पहुंचे। वहां पर फैसला सुनाया गया और फैसले में उनको दोनों केस में दोषी करार दिया गया। इसके बाद उनको तुरंत जेल में रखने का आदेश हुआ, लेकिन उनको वहाँ कोर्ट से ही एक वीआईपी हेलीकॉप्टर में उनके साथ एक उनकी साथिन हैं, उनको जिसको कहते हैं कि वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर हैं, उनको उस हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल में ले जाया गया। उनके वहाँ से निकलने के तुरंत बाद वहाँ पर हिंसा शुरू हो गई। पंचकुला में, हरियाणा के और कई, सिरसा में और कई जगह, और कुछ और जगहों में भी, दिल्ली में, पंजाब में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई। आखिर में पुलिस ने गोलियां चलाईं, और अभी तक 38 लोग की मौत हो चुकी है, और भी बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो कि अस्पतालों में। आज उनका सेंटेंस का दिन तय किया गया, यानी कि सोमवार 28 तारीख को। और आज रोहतक जेल में सीबीआई के जज ने जाकर फैसला सुनाया कि दोनों रेप के केस में उनको 10-10 साल की सज़ा दी जाती है, यानी कि 20 साल की सज़ा दी जाती है। कहा जाता है कि वो वहाँ पर रोने लगे, राम रहीम वहाँ गिर गए, रोने लगे। उसके बाद कहा जाता है कि उनको कैदी के कपड़े पहनाकर ले गए। लेकिन उससे पहले ये खबर आई कि उन्होंने वहाँ के जेल के अधिकारियों को धमकाया कि भाई हमको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, हमारी साथिन को भी साथ में रहना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी नौकरी ख़त्म करवा देंगे। ये जो पूरा हादसा हुआ है, और आज भी इस सेंटेंस के बाद सिरसा में हिंसा हुई फिर से, और कुछ और गाड़ियां जलाई गई। लोग आज नहीं मरे, लेकिन आज भी प्रॉपर्टी नष्ट करी गई। उस दिन तो बहुत सारे गाड़ियां जला दी गई, बहुत सारे दफ्तर जला दिए गए, बहुत सारे पेट्रोल पंप जला दिए गए, बहुत नुकसान पैदा किया। हाई कोर्ट ने बार बार सरकार से ये बोला था कि भाई देखो, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें हिंसा हो सकती है, तुम लोग इसको रोकने के पूरे कदम उठाओ, और अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्स यूज़ करो। लेकिन ये सब नासुनी करी गई, और हरियाणा सरकार ने खासकर जानबूझकर इतना बड़ा जमावड़ा, एक भीड़ का जिसमें कि कई लोग हिंसक थे, उनको होने दिया। इन सब को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई इस तरह के जो ये बाबा लोग हैं, जो कि राजनीतिक पार्टियों के साथ और राजनेताओं के साथ सांठगांठ करते हैं, उनके संग सौदेबाजी करते हैं। राम रहीम के बारे में ये देखा गया है कि हर चुनाव में बड़े बड़े राजनेता उनके डेरे पर जाते थे, उनसे अपना सपोर्ट मांगने, सौदे होते थे, और राम रहीम अपने सपोर्टर्स, कहा जाता है कि उनके कई लाख सपोर्टर्स हैं, अपने जो उनके समर्थक हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका सपोर्ट उनको प्रॉमिस कर देते थे उस सौदेबाजी के कारण।
2014 के हरियाणा चुनाव के जस्ट पहले प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, वहाँ पर इनकी बहुत तारीफ करी राम रहीम की, और कहते हैं कि उसी समय ये सौदा हो गया कि बीजेपी को वोट उनके सपोर्टर्स देंगे। और उस चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो सारे मंत्री हरियाणा के करीब करीब सारे मंत्री और बहुत सारे उनके एमएलएस एक पूरे बड़े कैवलकेड मोटरकेड में उनके डेरे पर गए, उनसे आशीर्वाद मांग ले, उनके पैर पर गिरे। और ये सब तब होता है जबकि सीबीआई की 3 चार्जशीट्स उनके खिलाफ पेंडिंग थी, 2 तो मर्डर की और 2 बलात्कार की, 4 चार्जशीट्स। और ये सब चलता रहता है जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि धर्म और राजनीति में कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, राजनीति में कोई धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए और धर्म में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग इसको रखना चाहिए। और हमारे इलेक्शन के कानून में भी लिखा है कि ये एक सीरियस करप्ट प्रैक्टिस है, धर्म के आधार पर वोट मांग। फिर भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के धार्मिक गुरु जो होते हैं, धार्मिक तो नाम के होते हैं लेकिन हर तरह का अधर्म, हर तरह का बलात्कार से लेकर मर्डर वगैरह सब में शामिल होते हैं। चाहे वो आसाराम बापू को ले लीजिए, चाहे और भी इतने सारे केस हो चुके हैं हाल में, सिर्फ बलात्कार, मर्डर, रायट्स, हर तरह के अपराध। तो कई सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये खट्टर सरकार ने कैसे ये इस तरह का जमावड़ा वहाँ परमिट किया, जबकि ये ठीक पता था, हाईकोर्ट बार बार ये बात कह चुका था, फिर भी ये सब होने दिया गया। और इसके लिए क्या खट्टर सरकार के बारे में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये सरकार संविधान के अनुकूल नहीं चल सकती और इसको बर्खास्त होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी मांग सब तरफ से उठी, जनता से उठी, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक ये रुख अपनाया है कि नहीं, खट्टर सरकार ने कोई गड़बड़ नहीं करी। आज तक 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 दिन में भी आज तक कोई बड़े राजनीतिक दल ने इसका, ये जो सीबीआई कोर्ट का फैसला आया, इसका स्वागत नहीं किया है और राम रहीम के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। शायद सभी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां अभी भी ये सोच रही हैं कि आगे चलकर उनसे सौदाबाजी करेंगे। तो एक सवाल तो है खट्टर सरकार के बर्खास्तगी का, बिल्कुल बर्खास्त होनी चाहिए, कोई वजूद नहीं बचा है इनके बने रहने का। यही बात पहले जाट एजिटेशन में हुई थी, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतने लोग मरे, इतनी गाड़ियां जलाई गईं। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई जिन्होंने ये बोला कि ये पूरी सरकार की नाकामी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जैसे ही ये फैसला आया तो उधर वो साक्षी महाराज जो भाजपा के एमपी हैं, उन्होंने बयान दिया कि देखिए, एक तरफ तो एक जने का आरोप है बलात्कार का और दूसरी तरफ इनके करोड़ों समर्थक हैं, तो एक जने की बात मानी जाए या करोड़ जनों की बात मानी जाए, यानी कि कोई कानून के उसमें कोई विश्वास ही नहीं है, कानून अदालत में इनका कोई विश्वास नहीं है। और फिर बोला कि अगर हिंसा होती है तो उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार होगा। यानी कि आप लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और कोर्ट को धमका रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? वही एक साक्षी महाराज जिसके खिलाफ 2 मर्डर के और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। और जो एक अपने आप को धार्मिक नेता कहता है, जिसको कायदे से ना तो राजनीति में होना चाहिए ना पार्लियामेंट में होना चाहिए, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के धार्मिक लोगों
के साथ सांठगांठ हो रही है। धार्मिक लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, उनको एमपी बनाया जा रहा है, एमएलए बनाया जा रहा है, और ये योगी आदित्यनाथ को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि धर्म और राजनीति का पूरा घालमेल, जो कि संविधान से बिल्कुल मना है, संविधान इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन ये खेल रोज रोज चल रहा है। और इन्हीं राजनेताओं के सपोर्ट से ये जो डेरे हैं और ये बाबा लोग हैं, इनको प्रोत्साहन मिल रहा है, बड़े होते जा रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं। जब लोगों को दिखता है कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग इनके पैर पर आकर गिरते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो जरूर भगवान होंगे, तो इसलिए और इनका सपोर्ट बढ़ता है। तो अब ये समय आ गया है कि इस देश की जनता खड़े होकर बोले कि भाई ये सब नहीं चलेगा, अब ये बस। और अब आगे से अगर कोई राजनीतिक दल और राजनेता इन धर्म गुरुओं से वोट मांगने के लिए जाता है और वोट के बारे में सौदेबाजी होती है, तो उस राजनेता का, उस पार्टी का बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी केस चलवाया जाएगा। तीसरा मुद्दा ये है कि क्या ये राम रहीम को हरियाणा की जेल में रखा जा सकता है? जो हरियाणा सरकार उनके पैर पर, जो हरियाणा सरकार राम रहीम के सामने घुटने टेक चुकी है, क्या वो ये इंश्योर कर पाएगी कि राम रहीम जेल में एक साधारण मुल्जिम की तरह रहे, या उनको वीआईपी ट्रीट किया जाएगा? इसलिए ये ज़रूरी है कि राम रहीम को, जैसे शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से तिहाड़ दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया, उसी तरह से राम रहीम को हरियाणा की जेल से हटाकर ऐसी जेल में भेजा जाए जहां की सरकार राम रहीम के साथ सौदेबाजी करने में की इच्छुक ना हो, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो कि भाई इनके साथ सौदेबाजी या इनका सपोर्ट लेने के लिए वो इच्छुक हैं। तो बहुत गंभीर मुद्दा है ये राजनीति और धर्म के घालमेल का, और इस पे आज पूरे देश को सोचना पड़ेगा, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई ये सब जो चल रहा है, इसको अब बंद करने का समय आ गया।